सावित्री की मीनू और ज्योति नाम की दो बहुएं थी, लेकिन दोनों ही बहुत आलसी थी क्योंकि दोनों ही शारीरिक रूप से बहुत मोटी थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी सास सावित्री पतली थी, जिसके चलते उसके आस पड़ोस वाले हमेशा सावित्री का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन सुबह के समय मोहल्ले की सभी औरतें सब्जी वाले से सब्जी ले रही होती हैं। तभी सावित्री भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर कमला बोलती है, सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? भला तुझे सब्जियाँ लेने की क्या जरूरत है? क्यों कमला, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं अगर सब्जी नहीं लूंगी तो बनाऊंगी क्या? हवा पीकर थोड़ी ना जीऊंगी। तू सब्जियाँ लेती भी है तो कौन सा तेरे घर में खाना बनता है? खाना तो फिर भी बाहर से ही आता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी तेरी बहुओं को रसोई में खड़े। बहुएं नहीं बनाती तो क्या हुआ, मैं तो बना सकती हूँ। जब इस घर में बहुएं नहीं थी तब क्या मैं अपने लिए खाना नहीं बनाती थी, खाना नहीं खाती थी? अरे सावित्री, तू तो बुरा मान गई है। मैंने ऐसा कब बोला? लेकिन दो बहू होने के बाद भी अगर तुझे रसोई में खड़े होकर खाना बनाना पड़े तो बहू होने का क्या ही फायदा है? इससे अच्छा तो तू अपने बेटों की शादी ही नहीं करती। बहुओं के सहारे तुम जैसे औरतें रहती होंगी, मेरे जैसी नहीं। मैं खुद के लिए भी बना सकती हूँ और 4 लोगों को बनाकर खिला भी सकती हूँ। इतनी ताकत है मुझ में। किसमें कितनी ताकत है? वो तो तेरा दुबला पतला शरीर और तेरी बहुओं का मोटा शरीर बता ही रहा है। इस गलतफहमी में मत रहियो कमला। मेरा शरीर बेशक दुबला पतला है, लेकिन मैं 4 लोगों के बराबर का काम कर सकती हूँ, जो शायद तू या मेरी बहुओं में से कोई नहीं कर सकता। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। सावित्री की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी औरतें कमला पर हंसने लगती हैं और कुछ देर बाद सावित्री सब्जियाँ लेकर घर के अंदर आ जाती है। सुबह के 10 बज गए होते हैं, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में से किसी की आंख नहीं खुली होती है। तभी वहाँ अपनी बहू को जोर जोर से आवाज लगाती है, अरे दोनों के दोनों मर गई हो या जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो सुबह के 10 बज गए हैं, उठ जाओ मीनू बहू और ज्योति बहू। अपनी माँ की आवाज सुनकर मयंक की आंख खुल जाती है और वो मीनू को जगाते हुए बोलता है, मीनू उठ जाओ यार 10 बज चुके, उठ जाओ। अरे माँ जोर जोर से तुम्हें और ज्योति को बुला रही है यार, उठो ना। अरे कितना सोती हो? वो बेचारी कब से चिल्ला रही है। अरे जल्दी उठो। क्या जी, आप रात में भी मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? बहुत जोर से नींद आ रही है, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। चिल्लाने दीजिए, उनको थोड़ी देर चिल्लाएंगे और चुप हो जाएंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अभी रात नहीं, सुबह के 10 बज रहे हैं। लगता है तुमको ना मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। अरे उठ जाओ यार, अब बोलो तो, उठोगी कि नहीं? आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरा जीना हराम किया हुआ है। चैन से लेटने बैठने भी नहीं देते हैं। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है जो सुबह सुबह चिल्लाने लगी। मीनू इतना कहकर नींद में धीरे धीरे उठ रही होती है, लेकिन उसे उठा नहीं जाता। तभी मयंक बोलता है, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा वजन कम करो, लेकिन मोटापा कम करने की जगह और बढ़ाती रहती हो। अरे तुम तो 1 घंटे से उठने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी तक उठ नहीं पाई। देखो जी, मेरे शरीर पर मत जाओ। जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अपने लिए बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छी कुछ नहीं हो, खा खा कर ना मोटी हो गई हो। अरे 1 घंटे से कहना उठ जाओ, उठने की कोशिश कर रही हो, उठ पा रही हो क्या? अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो आप ही जाकर माँ जी को बोल दीजिए ना कि आ रही हूँ मैं। वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम उठोगी ना तब तक माँ पूरा घर सर पे उठा चुकी होंगी। मयंक इतना कहकर बिस्तर से उठकर नीचे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि ज्योति वहाँ पहले से खड़ी होती है और उसकी माँ उसे सुना रही होती है। ये देखकर वो वापस अपने कमरे में जाता है और मीनू से बोलता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। वैसे सुबह सुबह माँ से डांट नहीं खानी मुझे, वैसे भी माँ ज्योति को सुना रही है। तुम जाओ, तुम्हारा नंबर है, अगर मैं गया ना तो मुझे सुना देंगी। ये सुनकर मीनू जैसे तैसे जल्दी से उठकर तैयार होकर नीचे जाती है। तभी उसकी सास बोलती है, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं तुम दोनों भैंसों को अपने घर में बहू बनाकर ले आई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ जी, अब आप पतली हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम आपको खाने को मना थोड़ी ना करते हैं। जब खाने के लिए कुछ छोड़ो तभी तो मैं खाऊंगी। बनाना तुम्हें होता नहीं, बाहर की चीज मैं खाती नहीं हूँ, तो खाऊं क्या? तुम्हारा सर। माँ जी, अब हम क्या करें? अगर हम बनाते भी है तो आप कहाँ ही खाती हो, और आपको हमारा बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आता है। सुबह के 10 से ऊपर हो रहे हैं, अभी तक तुम लोगों की ठीक से आँख तक नहीं खुली है, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग खाना बनाते हो। शर्म कर लो, इतना झूठ मत बोलो। तुम जैसी बहुओं को पाकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई। सावित्री अपने दोनों बहुओं को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बहुओं पर सावित्री की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता।
ना ही वो अपना खाना पीना कम करती हैं। एक दिन अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। दुबले पतले होने के कारण सावित्री झटपट से बाहर आ जाती है और अपनी मदद के लिए मोहल्ले वालों को बुला लेती है। लेकिन शरीर से मोटे होने के कारण मीनू और ज्योति अपने अपने कमरे में फंसकर रह जाती हैं और जब तक वो कमरे से बाहर आती पूरे घर में आग लग चुकी होती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। माँ जी आप कहाँ हैं? माँ जी बचाइए, वरना हम दोनों जलकर मर जाएंगे माँ जी। माँ जी। माँ क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? आप ठीक हो ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहुएं ठीक नहीं है। वो अंदर ही हैं। मैंने अभी उनकी आवाज सुनी। बेटा उन्हें बचा ले। माँ आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए। मैं जाता हूँ, मैं दोनों को लेकर आता हूँ। आपको मुझ पर विश्वास है ना? हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू सब कुछ ठीक कर देगा। बस जल्दी से मेरी बहुओं को बाहर निकालना। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जैसी भी है मेरी बहुएं हैं। मयंक जैसे तैसे करके आग से बचते हुए घर के अंदर जाता है और ज्योति और मीनू दोनों को बचाकर घर से बाहर लेकर आता है। कुछ देर बाद माहौल शांत हो जाता है। अभी सावित्री अपनी बहुओं से बोलती है। तुम दोनों ठीक हो ना? तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी माँ जी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी भयंकर आग लगी तो लगी कैसे? और तुम लोगों को पता नहीं चला क्या जो तुम लोग बाहर नहीं आई? अगर आज मैं सही समय पे नहीं आता तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। जब आग लगी तब तो हमें पता चल गया, लेकिन अपने मोटापे के चलते हम बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर तक नहीं निकल पाए। काफी समय लग गया, तब आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी, इस वजह से हम निकल नहीं पाए। लेकिन ये आग लगी कैसे, ये बताओ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये आग मेरी वजह से ही लगी है। वो क्या है ना कि लास्ट में खाना मैंने ही बनाया था और शायद मैं गैस बंद करना भूल गई और आलस में दोबारा उठकर मैंने चेक भी नहीं किया। अपने मोटे शरीर के चक्कर में ना तुम लोग बहुत आलसी हो चुकी हो। बेसिक चीजों का तो अच्छे से ध्यान रख सकती हो ना तुम। आज तुम्हारी लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। इसलिए कहता हूँ थोड़ा वजन कम करो, अपने शरीर पे ध्यान दो, आलस दूर करो। लेकिन नहीं सुननी किसको यहाँ पर। मयंक बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। बहुओं तुम लोग अपने मोटापे को थोड़ा कम कर लो, ताकि जब भी कोई ऐसी समस्या आए तो कम से कम तुम लोग अपनी सुरक्षा तो कर सको। मुझे देखो, पतली होने के कारण जैसे ही मुझे आग का पता चला मैं जल्दी से घर से बाहर आ गई। उस दिन के हुए हादसे की वजह से मीनू और ज्योति दोनों की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें सच में एहसास होता है कि मोटापे के कारण उन्हें आगे भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण उस दिन से वो अपने खान पीन में परिवर्तन करना शुरू कर देती हैं। साथ ही अपने सास के खान पीन का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती हैं। कीर्ति कहने को घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसके अंदर बड़ी बहू वाले कोई भी लक्षण नहीं थे। वो थोड़ी गुस्से वाली और जिद्दी किस्म की औरत थी। कीर्ति को ब्राउन ब्रेड खाना बहुत पसंद था, उसके बिना कुछ पूरा ही नहीं होता था। एक दिन सुबह के समय वो हॉल में बैठी ब्राउन ब्रेड खा रही होती है। तभी उसका पति राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आता है। जब देखो खुद बैठ के ब्राउन ब्रेड खाती रहती हो। कभी अपने पति से पूछा है कि सुनते हो जी ब्राउन ब्रेड खाओगे आप? नहीं, वो तो तुमसे होगा नहीं। आगे से जब तुम बोलोगी ना तो लाऊंगा ही नहीं। मैंने तो आपको खाने के लिए मना किया है क्या कभी? ना ही किसी चीज में ताला लगाया हुआ है जो आपको मुझे ताने मारने की जरूरत पड़े। यार ताने नहीं मारा था, मजाक कर रहा था। तुम तो अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। लो रखो अपना ब्रेड, नहीं खाना मुझे। नहीं, अब आप खा लीजिए, वैसे भी यही बचा है। शाम को ऑफिस से आते हुए ब्राउन ब्रेड और मक्खन ले आना। अच्छा, तो ये एक ब्राउन ब्रेड की कीमत मुझे रात में पूरा पैकेट लाके चुकानी होगी। सही फंसाया तुमने मुझे तो। मुझे अब फंसाने की जरूरत नहीं है, आप पर मेरा लीगल हक है। अब ऑफिस जाइए, वरना आप कहेंगे कि मैंने आपको बातों में फंसाकर लेट करवा दिया। वो तो करवा ही दिया है। क्या बोला आपने? फिर से बोला। कुछ नहीं बोला मैंने। ले आऊंगा तुम्हारा वो ब्रेड। राहुल ऑफिस चला जाता है और कीर्ति ब्राउन ब्रेड खाने लगती है। तभी उसकी सास माधुरी वहाँ आती है। बहू, राहुल कहाँ है? मैं उसके कमरे में गई थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। माँ जी वो चले गए ऑफिस, अभी अभी ही गए हैं बस। कोई काम था आपको उनसे? हाँ बहू, काम तो था। राहुल ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने को बोला था, लेकिन वो तो चला गया। कोई बात नहीं माँ जी, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं ले चलूंगी आपको। आप जाकर तैयार हो जाइए। ठीक है बहू, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कीर्ति
अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वापस आते हुए उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आप हाँ कहे तो सामने कॉफी शॉप है, चले क्या? बहू, तू तो जानती है ना कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ। बाहर के खाने में बहुत तेल मसाला होता है। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए तो सही, मैं आपको बिना तेल मसाले वाली अच्छी चीजें खिलाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। चल चलते हैं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। देखा, पकड़ा गया ना झूठ। मुझे पता था कि आपको भी भूख लगी होगी, तभी तो मैंने आपसे पूछा। अब यही खड़े खड़े पूरी राम कहानी सुनेगी या चलेगी भी? चलो माँ जी चलो, अभी तक आपको भूख नहीं लगी थी और अब आपसे सब्र ही नहीं हो रहा। कीर्ति अपनी सास के साथ कॉफी शॉप में जाती है और कॉफी के साथ खाने में ब्राउन ब्रेड सैंडविच लेकर आती है, जिसे देखकर माधुरी बोलती है, अब समझ में आया कि तुझे ब्राउन ब्रेड की भूख लगी थी, इसलिए तू मुझे खाने के लिए बोल रही थी। माँ जी, आप तो जानती है ना मुझे ब्राउन ब्रेड खाना कितना पसंद है। उससे बॉडी में फैट भी नहीं होता और पेट भी भर जाता है। बहू, तुझे और तेरी आदत को देखकर कौन कहेगा कि तू हमारी घर की बड़ी बहू है? आदत तो तेरी सब छोटी बहू वाली है। कीर्ति अपनी सास के साथ ब्राउन ब्रेड सैंडविच खाती है और थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर चली जाती हैं। जहां पहुंचकर वो देखती हैं कि राहुल पहले से घर के बाहर बैठा होता है। तभी माधुरी बोलती है, बेटा, तो ऑफिस से इतना जल्दी कैसे आ गया? माँ, गांव से दादी का फोन आया था, वो सबको गांव बुला रही है। आप तो जानती है ना कि किसी की बात वो सुनती नहीं है और उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए पैकिंग कीजिए, निकलना है हमें थोड़ी देर में। राहुल जी, इतनी जल्दी हम गांव जाने की तैयारी कैसे करेंगे? एक काम करिए, अपने छोटे भाई को फोन करके बोल दीजिए कि वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ चले जाए। पता चल जाएगा कि क्यों बुला रही है। बहू, छोटी बहू और बेटे को काम से फुर्सत नहीं है और बड़े तो तुम दोनों हो, तो जाना तुम दोनों को ही पड़ेगा। कभी तो इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभा लिया करो। माँ बिल्कुल सही कह रही है, अब कोई बहस मत करो, जल्दी से सामान पैक करो, हमें निकलना है। राहुल अपनी पत्नी और माँ के साथ अपने गांव पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी दादी गांव की औरतों के साथ बैठी बातें करती हैं। तभी वो उनके पास जाता है। दादी, आप तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मिलने के लिए बुलाया है। वैसे तो तुम लोग आओगे नहीं, इसीलिए फोन पर कुछ बताया नहीं। अभी कुछ दिन यहीं मेरे साथ रहो। जाओ, अंदर जाकर नहा धोकर आराम करो। कीर्ति की दादी सास बहुत गुस्से वाली थी। उनके आगे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जैसे तैसे करके कीर्ति कुछ दिन नाश्ते में व्हाइट ब्रेड खा लेती है, लेकिन अगले दिन जैसे ही ब्राउन ब्रेड मांगने पर उसके सामने फिर से व्हाइट ब्रेड आता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी जी, जितना समय आपने लोगों पर हुक्म जमाने में गवा दिया ना, उतने में अगर कुछ पढ़ लिख लिया होता तो आपको मेरी बातें समझ में आ जाती। बहू, तू कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। दादी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो ब्रेड कल से खा रही हैं ना, वो व्हाइट ब्रेड है, जिससे बॉडी में फैट होता है, जिसे खाकर इंसान मोटा होता है, जो कि आप पहले से ही हैं। इसलिए आपको खाना है तो आप खाइए और अपना मोटापा और बढ़ाइए, लेकिन मुझे तो बस ब्राउन ब्रेड ही खाना है। देख बहू, ये गांव है और यहाँ पर यही ब्रेड मिलती है, सब यही खाते हैं। तुझे भी यही खाना पड़ेगा। बड़ी आई ब्राउन ब्रेड खाने वाली, पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है ये। दादी जी, चिड़िया का नाम नहीं है, खाने वाली चीज का नाम है। इसलिए बोला था कि अगर स्कूल जाती तो मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। कीर्ति और अपनी सास की बात माधुरी सुन लेती है और वो भागकर कीर्ति के पास जाती है। बहू, ये क्या तरीका है अपनी दादी सास से बात करने का? और किसी का ना सही, कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर लिया करो। बहू, तू ये सब किसे समझा रही है? ये सब आजकल के बच्चे हैं जो बुजुर्ग को अपने सर का बोझ समझते हैं और उनसे अपना सारा काम निकलवा कर घर के बाहर फेंक देते हैं। तूने अपनी बड़ी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। दादी, तो आप कहना क्या चाहती हैं? जैसे आपने अपनी बहुओं को जिंदगी भर बांध कर रखा, वैसे ये भी रखें। वो आपका समय चला गया, अब नहीं चलेगा।
अब मैं ब्राउन ब्रेड लेने खुद जाऊंगी। कीर्ति इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ती है, सामने राहुल को देखकर रुक जाती है, क्योंकि उसके हाथों में पहले से ही ब्राउन ब्रेड होता है। रुक क्यों गई, आगे बढ़ो ना। जब तक पूरे गांव में घूमकर ब्राउन ब्रेड नहीं मिल जाता ना, ढूंढती रहो। अरे किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम शहर से हो? हाँ, नहीं नहीं राहुल जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी तुमने मेरी फैमिली की इंसल्ट करी, मेरी दादी को गवार, अनपढ़, क्या कुछ नहीं बोला। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लो खाओ, जितना खाना है खाओ अपना ये ब्राउन ब्रेड। राहुल अपनी माँ और दादी के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कीर्ति भी अपने कमरे में चली जाती है। गुस्सा शांत होने के बाद कीर्ति अपने बर्ताव के बारे में सोचती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने एक छोटी सी खाने पीने वाली चीज को लेकर अपने बड़ों का बहुत अपमान किया है। जिसके बाद वो अपनी दादी, पति और सास के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैंने कभी इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की और मैंने एक छोटी सी खाने की चीज के लिए इतना कुछ बोल दिया आप लोगों को। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तूने माफी मांग ली, वही बहुत बड़ी बात है। इसमें सारी गलती तेरी भी नहीं, तुझे आदत हो गई है अब उन सब चीजों की, और कुछ नहीं। अपनी दादी की बात सुन कीर्ति को अपनी हरकत पर और ज्यादा पछतावा होता है, जिसके बाद वो गांव में जितने दिन रहती है अपने आप को वहां के माहौल और खाने पीने में ढालने की कोशिश करती है। साथ ही दोबारा फिर से किसी को उल्टा जवाब नहीं देती। महक अपनी माँ रेखा के साथ बाजार आई होती है, तभी वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। आय हाय भैया, आपके तो गोलगप्पे में बिल्कुल भी जान नहीं है, ना तीखा है ना खट्टा है। अरे कितने अच्छे तो है। माँ, आपके स्वाद को तो पता नहीं क्या ही हो गया है, ऐसी चीजें भी आपको पता नहीं क्यों अच्छी लगती हैं। खा तो रही हो ना आप, आपको पता नहीं चल रहा है क्या कि ये खाने में कितना बेकार लग रहा है। महक, तू ना बहुत नखरे करने लग गई है। हर चीज में तुझे नखरे तो जरूर ही करने होते हैं। अब जो मुझे लगता है तो मैं तो वही बोल रही हूँ ना। और भैया आप, अगर आपसे एक गोलगप्पे की रेडी नहीं चलाई जा रही है ना, तो ताला लगा दो इस पर। तू पागल हो गई है क्या? अरे तुझे गोलगप्पे पसंद नहीं आए तो मत खाना, कोई तुझसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना। तो फिर तू इनसे ऐसे क्यों बातें कर रही है? ठीक है, फिर मुझे खाना ही नहीं है ये बकवास से गोलगप्पे, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। महक बहुत ही बिगड़ी थी, इसलिए वो हर किसी से बहुत ज्यादा ही बदतमीजी करती। महक की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अंतरा के मायके से छोटी सी माता रानी की पूजा का न्योता आता है, जिसमें सभी लोग जाते हैं और देखते हैं कि अंतरा के मायके वालों ने घर को अच्छे से सजा रखा था और अंतरा की माँ कमला सभी का स्वागत करती है। जहाँ महक घर को देखकर कहती है, घर तो अच्छा सजाया है, लेकिन नकली फूलों की जगह असली फूल होते तो बात ही कुछ और होती। वो बेटा क्या है ना कि ये सब हमने खुद ही किया है, हाथ बहुत तंग है ना अभी, वरना और बड़ा प्रोग्राम करते। अरे बहन जी, ये पागल है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। घर वाकई काफी सुंदर लग रहा है। हाँ माँ, कुछ भी बोल लो, लेकिन मैंने जो बोला है ना वो सच है। झूठी तारीफ तो कोई आपसे करना सीखे। तुझसे चुप नहीं रहा जाता क्या? अकल कम है तेरे में? अपनी नहीं तो कम से कम उनकी तो सोच, कितनी मेहनत से उन्होंने काम किया है, और तू है कि अब तेरा मुंह न खुल जाए। जिसके बाद महक चुप हो जाती है और पूजा शुरू होती है। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं और खाते हुए महक कहती है, अरे ये खाना किसने बनाया है? मैंने बनाया है बेटा। क्या हुआ बेटा, कुछ कमी रह गई क्या? ओ अच्छा, अब मैं समझी। जब माँ को ही खाना बनाना नहीं आता तो बेटी से उम्मीद मैंने गलत ही लगा रखी थी। महक, क्या नाप शनाप बोली जा रही हो? अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम उठ सकती हो। अरे पर महक बेटा क्या हुआ? ये कोई शाही पनीर है? अरे ऐसी शाही पनीर तो मैं देखना भी पसंद ना करूं, खाना तो दूर की बात है। मुझे तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप लोग ही खाओ। महक, तेरी बदतमीजी की हद पार हो रही है। अगर तुझे नहीं खाना है तो मत खा,
लेकिन खाने का अनादर मत कर। उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया है वो। हाँ महक, और मुझे तो खाना बहुत ही अच्छा लगा। लगता है तुम्हें आदत हो गई है कि हर किसी में कमी निकालती रहती हो तुम, और बदतमीजी से बात भी करती हो। बहुत बिगड़ गई हो तुम। महक कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन महक रसोई के बाहर से जा रही होती है। तभी महक की भाभी अंतरा उसे बुलाती है। अरे महक, जरा ये दाल मखनी खाकर बताओ कि कैसी लग रही है तुम्हें। अपनी भाभी के बोलने पर जैसे ही महक दाल मखनी खाती है तो मुंह बनाने लगती है। क्या हुआ महक, तू इतना मुंह क्यों बना रही है? अच्छी नहीं लग रही है क्या तुम्हें? भाभी आप इसे अच्छी कह रही हो? अरे ये अच्छी है तो हम बुरा किसे कह सकते हैं? मतलब अच्छी नहीं बनी दाल मखनी, लेकिन मैंने तो बहुत मेहनत से बनाई थी और इंटरनेट पर भी देखा था कि कैसे बनाते हैं। मुझे लगा अच्छी बनी होगी। भाभी सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। आप तो बिल्कुल ही बकवास खाना बनाती हो। आपकी माँ को आपको कुकिंग क्लास के लिए भेजना चाहिए। महक की बातें सुनकर अंतरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत उदास भी हो जाती है। कुछ देर बाद अंतरा जब वही दाल मखनी अपने पति मयंक और सास रेखा को खाने को देती है तो उन दोनों को वो दाल मखनी काफी ज्यादा पसंद आती है। ये किसने बनाई? बहुत अच्छी बनी है। ऐसी दाल मखनी तो कितने दिनों से खाई ही नहीं मैंने। पहले हमारे मोहल्ले में एक ढाबा था, वहाँ बनती थी ऐसी दाल, और उसके बाद कहीं भी ऐसा स्वाद दोबारा नहीं मिला मुझे। मैं भी यही सोच रही थी कि स्वाद कहीं जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ खाई है। मयंक ने बता दिया कि उस ढाबे वाली से खाई थी हमने। और नहीं तो क्या माँ, आप खुद बताओ ना कितनी अच्छी बनी है। हम तो महक को पहले ही बोलते थे कि तू भी कुछ अच्छा बनाया कर। ये क्या उसने ही बनाया है? ये बकवासी दाल मखनी मैं बनाऊंगी? भैया आप मेरी बेइज्जती मत करो। मैं इतना भी बुरा कुछ नहीं बनाती हूँ। आपकी पत्नी है भाभी, तो आप उनकी तरफदारी करो खुलकर, लेकिन मेरी बेइज्जती मत करो। मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ। ये तो हम सबको पता है अच्छे से कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। वो दिन भूल गई तू जब तू बनाने तो खाना ही गई थी, लेकिन खुद का और मेरी रसोई का मुंह काला कर दिया था। माँ वो मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं तो खाना ही बनाने गई थी, लेकिन कुकर इतना पुराना हो रखा था तो मैं क्या, आखिरी सांस तो उसमें चली रही थी कुकर की, और इत्तेफाक से फट भी तब गया जब मैं वहाँ आई। मेरी प्यारी बच्ची, कुकर इसलिए नहीं फटा था कि तू गई थी रसोई में और कुकर पुराना था, बल्कि कुकर इसीलिए फटा क्योंकि तूने खाली कुकर गैस में चढ़ा दिया था। क्या महक ने खाली कुकर ही गैस पर चढ़ा दिया था? क्या ननद जी, आप भी ना यहाँ आप मुझे बोल रही थी कि मैंने अच्छी दाल मखनी नहीं बनाई और खुद तो पूरी रसोई काली कर चुकी हो। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, माँ झूठ बोल रही हैं। मैंने तो सब अच्छे से किया था और सब सही चल रहा था, लेकिन अब कुकर फटा तो गलत कुकर ही है ना। वो मेरे हाथ का खाना बना ही नहीं पाया। सही कहा तूने, गलती तो कुकर की भी नहीं है, गलती तो हमारी ही है। देख बेटा, ये खाना पीना दावत ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तो तू क्यों इसके पछड़े में पड़ रही है? तू तो बस कमियां निकाल दूसरों में। नहीं माँ, मैं खाना बना सकती हूँ, और अब आप देखना कि मैं कितना अच्छा खाना बनाऊंगी। चलो तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम दावत ही रख लो, जिसमें उन सब लोगों को बुलाया जाएगा जिसके खाने में तुमने कमी निकाली है। ठीक है, बुला लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। महक सबके आगे दावत के लिए बोल तो देती है, लेकिन ये बोलने के बाद महक खुद ही काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। 2 दिन बाद दावत का दिन आता है। तभी अंतरा महक के कमरे में जाती है। आज तो मेरी बिगड़ी हुई ननद की दावत है। आज पता चल जाएगा कि आओ सच में आप कितना अच्छा खाना बनाती हो, या वही वाली बात होगी ऊंची दुकान और फीके पकवान। भाभी आपको ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा खाना बनाना जानती हूँ, और आप ना ज्यादा हंसो मत। जब आपकी बिगड़ी ननद की दावत होगी ना, तब आपका और सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद घर में सब लोग आने लगते हैं। घर में आते लोगों को देखकर महक काफी परेशान हो जाती है। रसोई में परेशान होकर महक यहाँ से वहाँ घूमने लगती है।
मैंने बोल तो दिया, लेकिन इतने सारे लोग आए हैं और अगर इतने सारे लोगों के आगे मेरी बेइज्जती हो गई तब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। महक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद महक खाने की टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती है। खाने की इतनी अच्छी खुशबू से सब लोग हैरान हो जाते हैं। खुशबू तो बहुत ज्यादा ही अच्छी आ रही है। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खुशबू से ही पता चल रहा है कि शायद खाना बहुत अच्छा बना है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। महक का बनाया हुआ खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। मान गई बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो वो हर किसी के खाने में कमी निकालती रहती है। आज तो मैं भी अपनी बेटी को मान गई। मेरी बिगड़ी हुई ननद की दावत इतनी अच्छी होगी, इस बात की उम्मीद तो हम में से किसी को भी नहीं थी। अच्छा हुआ सही टाइम पर मेरा दिमाग चल गया और मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया था। जो भी हो, मेरा राज तो कोई भी नहीं जान पाएगा। मेरे लिए तो यही अच्छा है। महक की दावत सबको भी पसंद आती है और उसका राज किसी को भी पता नहीं चल पाता।